नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और ये अभी केरल में है। पदयात्रा केरल के नया टिकनारा से शुरू हुई। इस यात्रा में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 42% युवा आज बेरोजगार हैं। युवाओं का भविष्य असुरक्षित होने पर क्या भारत का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? राहुल गांधी ने कहा कि वो ये यात्रा उन बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहे हैं। हम युवाओं की नौकरी के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 3700 किलोमीटर की दूरी तय करके कश्मीर में खत्म होगी। तो ये है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी और एलजी आमने सामने हैं। केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक बार फिर आप सरकार को घेरा गया है और एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक नई जंग छिड़ी है। सुर्खियों में है सीएनजी वाली लो फ्लोर बसें। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने 1000 लो फ्लोर बस खरीदे जाने के मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने बस खरीद के मामले में घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। आदेश गुप्ता ने कहा है कि इससे और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि टेंडर रद्द हो गए थे। जब बसों की खरीद ही नहीं हुई है तो जांच किस बात की है? दिल्ली सरकार के मुताबिक एलजी पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पहले वो खुद अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें। ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आप सरकार की एक ही है खूबी, आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। आज ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल पर्याय बन गए हैं भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। और एक गारंटी है, अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते। 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है, एक बस नहीं खरीदी गई। और एलजी साहब सुबह उठते हैं, कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। जिस तरह से डीटीसी बस खरीद का घोटाला हुआ, ये कोई नया घोटाला नहीं है। बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था, विधानसभा में हमारे विधायकों ने उठाया था। तो मैं ये समझता हूं कि इस जांच के बाद जो एलजी साहब ने नई बसों की खरीद पे जांच की है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और इससे और भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और जो लोग दोषी उनको सजा मिलेगी। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में एलजी साहब, वीके सक्सेना जी, सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास।
केंद्र सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक नए मामले में घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है दिल्ली के अंदर 1000 लो फ्लोर सीएनजी बसों की खरीद का। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। मामला क्या है, मामला समझिए। दरअसल हम सालों से बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाना चाहिए और इसके लिए बड़ी संख्या में बसें खरीदने की जरूरत है। तो उसी खरीद से जुड़ा हुआ ये मामला है कि केजरीवाल सरकार 1000 सीएनजी बस, लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद रही थी। तो पिछले साल ही क्या हुआ कि इस मामले में जब शिकायत हुई और जो उस समय के मौजूदा उपराज्यपाल थे उन्होंने एक जांच समिति बना के इसकी जांच करवाई, तभी इस मामले पर ब्रेक लग गया, टेंडर रुक गए और कोई बस खरीद नहीं हुई। तो इसी मामले में अब जो है ये बताया गया कि जून के महीने में अब ये जो नए उपराज्यपाल आए हैं इनके पास एक इससे संबंधित शिकायत आई और उस शिकायत को उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को भेज दिया और मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया, आरोप लगे थे कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं और जो है बहुत सारे नॉर्म्स का जो है उल्लंघन इस टेंडर प्रक्रिया में जो है बसों की टेंडर प्रक्रिया में खरीदने की जो प्रक्रिया है इसमें किया गया है। तो जो चीफ सेक्रेटरी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट जो है ये कहती है कि ये जो प्रक्रिया थी पूरी टेंडरिंग की, इसके अंदर जो है बहुत सी विसंगतियां पाई गई हैं। सीबीसी गाइडलाइंस और जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल्स का घोर उल्लंघन इसके अंदर हुआ है। जानबूझकर डिम्स इसको बोलते हैं, इसको कंसल्टेंट बनाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उन पर सही होने की मोहर लगवाई जाए और डीटीसी के डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में भी इन्हीं विसंगतियों का जिक्र किया गया। ये चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जो उपराज्यपाल को भेजी गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। गुलाम नबी आज़ाद ने बारामूला की एक जनसभा में आज बहुत ही बेबाकी से एक बार फिर से 370 लागू किए जाने को लेकर बयान दिया और साफ किया कि 370 को दोबारा लागू करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और कहा कि मैं 370 को लागू किए जाने को लेकर जनता को गुमराह नहीं करूंगा क्योंकि 2/3 मत का मतलब होता है लोकसभा में 350 से 360 सांसदों का समर्थन और राज्यसभा में 225 सांसदों का समर्थन, और वो मेरे पास ही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोल दो कहां से मैं नानी से लाऊंगा। 360, 50, 350 वोट का जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वोट, तकरीबन 225 वोट। मैं कहां से लाऊं किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत? बताओ, अब मैं झूठ बोलता हूं वो झूठ बोलता। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ बारामूला में धुआंधार तकरीर की, उन लोगों पे निशाना साधा जो धारा 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। कहा ये ख्वाब दिखाने के बराबर है, ये लोगों को धोखा देने के बराबर है और वो ये धोखा लोगों को नहीं देंगे। उसने कहा अगर उनको इलेक्शन में इससे खसारा भी होगा, नुकसान भी होगा, तो वो उस नुकसान को सह लेंगे, लेकिन लोगों को झूठे वादों पे ये नहीं बताएंगे वो 370 को बहाल करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक 370 की बहाली के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो किसी और पार्टी के पास नहीं है, न कांग्रेस को भी कभी मिल सकती है। और उसने यहाँ के रीजनल पार्टीज पे हमला किया कि ऐसा धोखा मत दो, क्योंकि ये झूठ फरेब पिछले 70 साल से लोगों में क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख लोग जो कश्मीर में मारे गए हैं मिलिटेंसी के दौरान, हज़ारों औरतें बेवा हो गई, उसके मुताबिक 5 लाख बच्चे यतीम हो गए। उसका कहना है कि सिर्फ यही धोखे की सियासत है जिसकी वजह से ये हुआ और वो ये लोगों को धोखा नहीं देंगे। आज़ाद ने कहा कि उनकी 3 चीज़ें हैं जो वो लोगों को वादा करते हैं। एक, जम्मू कश्मीर का जो राज्य थी, राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, और उसके बाद जो
यहाँ के नौकरी और ज़मीन का मसला है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहना चाहिए। उसके लिए जो राज्य सरकार बनेगी उसके अपने इख्तियार होंगे, तो वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ के पास ही रहेगा। इसलिए वही वो बताएगा, उनका कहना है कि जो सही होगा, धोखा नहीं देगा, जो वो हासिल कर सकता है। आज़ाद ने कहा कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर जो फॉरेन एग्रेशन का निशाना बना है और उसके साथ साथ यहाँ इंटरनल स्ट्राइक की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफें पहुँची हैं, और वो जो ह्यूमन राइट्स की यहाँ वायलेशन होंगी, जब वो मुख्यमंत्री थे उसने उन पर कदगन लगाई थी, बंद की थी और वादा किया अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो वो इस तरह की कभी भी किसी बेगुनाह को नहीं सताया जाएगा, न मारा जाएगा फेक इनकाउंटर्स में। और लेकिन उसने कहा कि वो धोखे की बुनियाद पे ये नहीं कहेंगे, न झूठ की बुनियाद पे ये बात कहेंगे। आज़ाद ने यह भी ऐलान किया कि अगले 10 दिनों में वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। सो इंतज़ार करिए जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का। क्या ये आज़ाद की जो तकरीर है क्या लोगों पे असर रखेगी? एक तरफ गुपकार अलायंस हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं जो लोगों को ये बोल रहे हैं कि यहाँ धारा 370 की बहाली होनी चाहिए, वही असली मुद्दा है। दूसरी तरफ आज़ाद लोगों में ये जाके पहली तकरीर में कहा कि एक धोखा है, ये कभी बहाल नहीं हो सकता है। बारामूला से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भी कानून की लड़ाई लड़ी थी। और अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी है, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती का जो इस जगह के लिए, द्वारका पीठ के लिए जो उनकी अहमियत रही और उनका जो उनको छाप छोड़ गए हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी नगमा, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी मध्य प्रदेश के ही सिवनी जिले के दिघोरी गांव में पैदा हुए थे और महज 9 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी। इसी दौरान वो काशी पहुंचे थे और वहां इन्होंने करपात्री जी महाराज से वेद, वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान हुआ तो वो 19 साल की उम्र में उसमें कूद पड़े थे और उस वक्त उन्हें क्रांतिकारी साधु कहा जाता था। कुछ दिनों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। अभी हाल में ही उनका 99वां जन्मदिन मनाया गया था। 1950 में वो दंडी सन्यासी बन गए थे, लेकिन ज्योतिर्मठ पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से उन्होंने दंड सन्यास की दीक्षा ली थी और फिर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे थे। 1981 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। कई बार खास करके बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से उनका विवादों का नाता भी रहा, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जो शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद सरस्वती को जगह देने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और ये भी कहा था कि वहां पर विहिप ने जो दफ्तर खोल लिया है वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मंजूर नहीं है। तो कई बार उनके कई बयानों को लेकर सियासी बवाल भी मचा और लेकिन उनमें उनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी। जो मध्य प्रदेश का ही नरसिंह जिला है उसका झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम है, वहां पर दोपहर 3:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में वो आश्रम लौटे थे। उनको सोमवार शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में ही समाधि दी जाएगी और कई उनके भक्त जो हैं, खास करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब ने उनको श्रद्धांजलि दी है। जी धन्यवाद आपका अनुराग। और इसी उनके निधन पे 99 साल की उम्र में निधन हुआ है इनका, और उस पर जो है प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। शोक के समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।
सोमवार को सबकी नजरें वाराणसी की जिला अदालत पे लगी रहेंगी। वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए दायर हिंदू पक्ष की याचिका सुने जाने योग्य यानी कि मेंटेनेबल है या नहीं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी को बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की हैं, जिसमें विशाल ज्ञानवापी मस्जिद भी दिखाई देती है। इतिहासकारों की माने तो ये मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी में बनवाई थी, लेकिन आम धारणा ये भी है कि ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण के उत्तर पूर्वी हिस्से में है श्रृंगार गौरी मंदिर, जिसमें साल में सिर्फ एक बार पूजा करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद मूल विश्वनाथ मंदिर है, इसका विवाद कोई नया नहीं, लेकिन श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन पूजन का मामला भी वर्ष 1998 से चला आ रहा है। ठीक पीछे जो है 4 नंबर के जो गेट से जब आप जाएंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे के इलाके में एक चबूतरे पर चैत्र नवरात्र के चतुर्थी के दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का प्रमुख रूप से विधान है। वर्ष 1998 में हिंदू और मुसलमान का त्यौहार एक साथ पड़ गया था, जिसको लेकर के विवाद हुआ। बाद में चैत्र नवरात्रि के एक दिन जो है वो दर्शन पूजन की अनुमति दी गई। इस वर्ष जो है वो विश्व वैदिक सनातन संस्था की राखी सिंह और बनारस की 4 महिलाओं ने अदालत में इस बात की एक याचिका दायर की कि उन्हें मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के हर दिन वर्ष भर जो है वो अनुमति दी जाए। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मूल गर्भगृह में उनका मंदिर है, वहां भी जाने की अनुमति दी जाए। तब से ये मामला अदालत में चल रहा है। 18 अगस्त 2021 बनारस की 5 महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी। वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर 8 महीने सुनवाई हुई। 26 अप्रैल 2022 कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण में श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को 6, 7, 8 मई को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ सर्वे कर 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा। 6 मई 2022 कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे के दौरान वादी 5 महिलाएं और मस्जिद पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। 7 मई 2022 मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 12 मई 2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से मना कर दिया। साथ ही सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। 14 मई 2022 को कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया। 16 मई 2022 को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। तालाब की पानी निकलवाया गया, उसी में हम लोगों को साक्ष्य ढूंढना था, आज मिले हैं। वो तालाब क्या जो वजू का उनका तालाब था? बिल्कुल, जो वजू जिसमें करते हैं वो चीजें मिल गई हैं। तो वो तालाब मिल गया, उसमें शिवलिंग मिला, क्या मिला? अब दर्शन दिया ईश्वर ने, बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया है। पानी वजू खाने का हम लोगों ने निकलवा दिया सुबह, और पानी निकलवाने के बाद वजू खाना करीब करीब लगभग हमको जहाँ तक लगता है, नाप तो हमें सही नहीं मालूम, उसकी लगभग 20 या 25 बाई 25 या 30 बाई 30 का ऐसा वो एक हाउस है वजू खाना। उसके चारों तरफ कम से कम 30 से 35 जो है टोटी लगी हुई है, जिसे लोग मुसलमान लोग वजू बनाते हैं, और वो वजू खाना पुराना है। और उस वजू खाने के बीचों बीच में एक गोल जैसे वो होता है, कुएं के चारों तरफ गोल होता है ना, उस तरह गोल वाल्व है। उस वाल्व के बीच में एक फाउंटेन, एक क्या कहते हैं उसको, फुहारा लगा हुआ है। 16 मई 2022 को कोर्ट ने वजू खाने को सील करने के आदेश दिए। 17 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कमीशन के ही अजय मिश्रा पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को सर्वे कमीशन से बाहर करने के आदेश दिए। 19 मई 2022 कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। 19 मई 2022 मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका पर
सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक इस याचिका पर सुनवाई टालने के आदेश दिया। 20 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं, ये फैसला करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गईं। मस्जिद पक्ष ने कहा कि ये याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन करती है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया नहीं बल्कि मंदिर की मरम्मत करवाई थी। मस्जिद होने के साक्ष्य अकबर के काल से मिलते हैं। हिंदू पक्ष ने मस्जिद पक्ष की दलीलों को झूठा बताया। 24 अगस्त 2022 वाराणसी कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की। वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा। 12 सितंबर यानी सोमवार को कोर्ट यह निर्णय लेगा कि इस पूरे प्रकरण में दायर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। जब से मामला कोर्ट में शुरू हुआ है तब से समाज और आम लोगों में भी चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला यहीं रुक जाएगा ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष तैयारी कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर मामला नहीं रहता है, फैसला उनके खिलाफ आता है तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी है। वहीं प्रशासन फैसले के बाद समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आम जनमानस में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। बनारस में अजय सिंह और दिल्ली में प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद के स्लम इलाके में आग लग गई है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन झुग्गियों की, उस इलाके की जहां पर ये जबरदस्त आग लगी हुई है।